गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने ला एक्सपर्ट पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट किया और जो इस पे मैंने आप लोगों के CBI, APO, APP, PP, NIA तथा दिल्ली APP एग्ज़ाम एंड ALA एग्ज़ाम के लिए जो मटेरियल मैंने आपके समझ प्रस्तुत किया उसको आपने बहुत ही लाइक किया, जिसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा उत्साहवर्धन किया, इससे उत्साहित होकर के मैंने एक और वीडियो आपके समक्ष अपलोड करता हूं, जो है कि जिसका नाम है द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। दोस्तों, इस एक्ट को बताने से पहले मैं आपको क्या बता देना चाहता हूं कि इस एक्ट से CBI, APP, PP, NIA तथा दिल्ली APP एंड ALA एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि 5 से 6 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए हम इस एक्ट के बारे में पहले जानते हैं कि सबसे पहले इस एक्ट को लाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा और किसके द्वारा ये रेकमेंड किया गया। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 है, उसको 1964 में एक कमेटी बनाई गई, जिसको के संथानम कमेटी के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि EG देशमुख इसके सदस्य थे, CB गिरी, SB गिरी, श्री NN बोहरा, ये इसके मेंबर थे और इसके चेयरपर्सन थे के संथानम, इसलिए इसको के संथानम कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट है वो किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे लाया गया। तो इसका आंसर ये है कि ये के संथानम कमेटी के आंसर पे मतलब सिफारिश पे लाया गया। कभी कभी इसमें NN बोहरा दे देता है, कहीं कहीं EG देशमुख दे देता है। तो आपको इस कन्फ्यूजन से दूर करने के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि ये के संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही लाया गया। अब दोस्तों, हम इसके जो ऑब्जेक्ट रहा, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्ट रहा लाने का, परसुएंस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द के संथानम कमेटी। इसके बाद इसको सबसे पहले 1998 में 25 अगस्त 1998 को प्रेसिडेंट की सहमति मिली और मतलब ऑर्डिनेंस लाया गया। प्रेसिडेंट के द्वारा एक ऑर्डिनेंस लाया गया, जिसका ऑर्डिनेंस नंबर था 15/1998। और इसके बाद इसको लोकसभा में और राज्यसभा में साथ ही में पेश किया गया, जिस बिल के रूप में, जो 15 मार्च 1999 में। ठीक दोस्तों, इसके बाद इस एक्ट को रिजोल्यूशन के द्वारा CBC रिजोल्यूशन एक्ट द्वारा डेट ऑन 4 अप्रैल 1999 में पारित कर दिया गया, किंतु इसको लागू किया गया 2003 में। तो दोस्तों, इसको आकर के जो लागू किया गया 2003 में, वो डेट कौन सी थी, ये डेट कभी कभी पूछता है एग्ज़ाम में, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो डेट है 11 सितंबर 2003, इस दिन को इन्फोर्समेंट हो गया। अब दोस्तों, हम इसके आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें एक अमेंडमेंट हुआ 2014 में। वो लागू हुआ कब? 16 जनवरी 2014 को। इसके बाद, और वो अमेंडमेंट किसके द्वारा किया गया? लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2003 था, जिसको 2014 में रिकमेंड किया गया था, तो उसके द्वारा ये लागू हुआ। अब दोस्तों, अब इसका संक्षिप्त
जो इसकी स्कीम है, चैप्टर स्कीम है, उसको हम जान लेते हैं। इसको जानने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण इस पे केस बता देना चाहूँगा कि विनीत नारायण एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, जिसे जैन हवाला केस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस केस को आप याद कर लीजिएगा ज़रूर। ये केस इस एग्ज़ाम में पूछने का पूरा चांस है, इसलिए एक बार मैं पुनः इस केस का नाम बता दे रहा हूँ, विनीत नारायण एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे जैन हवाला केस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसके मतलब वैलिडिटी के बारे में चैलेंज किया गया था इसमें। अब इसके बाद दोस्तों हम इसके चैप्टर स्कीम की बात करें तो टोटल सेक्शन इसमें 27 है, जैसे कि जो सेक्शन 27 है उसको रिपील कर दिया गया। टोटल चैप्टर इसमें है 5, शेड्यूल कोई नहीं है। और चैप्टर 1 जो प्रिलिमिनरी क्लॉज है 1 से 2 तक है, सेक्शन 1 से 2 तक। चैप्टर 2 जो है सीबीसी के बारे में बताया गया है 3 से 7 तक में। फिर चैप्टर 3 इसका फंक्शन एंड पावर ऑफ द सीबीसी के बारे में बात करता है। दोस्तों, इसमें जो आपको मैं बताना चाह रहा था, 2014 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके द्वारा इसमें 3 सेक्शन और जोड़े गए। 8 से 12 तक में संशोधन किया गया। फिर 11A जोड़ा गया, 8A जोड़ा गया, 8B जोड़ा गया। इसके बाद चैप्टर 4 आते हैं। चैप्टर 4 में एक्सपेंसेज एंड एनुअल रिपोर्ट की बात किया गया है। फिर चैप्टर 5 है मिसक्लेनियस है, जिसमें कि 15 से 27 तक के सेक्शन बताए गए हैं। तो दोस्तों, सेक्शन नंबर 1 की बात करें तो ये शार्ट टाइटल की बात करता है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड सीबीसी, मतलब द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। और फिर इसके डिफिनेशन क्लाज की बात आते हैं। डिफिनेशन क्लाज में इसके सेक्शन 2 में बताया गया है। 2A में बताया गया कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या है, जिसको 4 में डिटेल्स दिया गया है। सेक्शन 4 में इसका डिटेल दिया गया है। फिर सेक्शन 2B में बताया गया कमीशन के बारे में, जिसका डिटेल सेक्शन 3(1) में बताया गया। फिर सेक्शन 2C है, तो इसमें दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, इसको परिभाषित करने का प्रयास किया गया, जो कि सेक्शन 2 का सब क्लाज 1 है, उसमें इसको डिफाइन किया गया। फिर इसके बाद 2D है गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। ये दोस्तों इसको बहुत ही याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा कि गवर्नमेंट कंपनी किस में है, 2D में है। 2D गवर्नमेंट कंपनी किस में, 2D। और कंपनी एक्ट 1956 का था, अब इसको अब 2013 के आधार पर मतलब परिभाषित किया गया है में। अब इसके बाद सेक्शन 2DA है, 2DA, ये इसको भी याद करिएगा दोस्तों। लोकपाल और लोकायुक्त को डिफाइन किया गया है, जो कि 2013 का एक्ट है। इसके बाद एक नया सेक्शन जोड़ा गया 2E, इसको जरूर ही याद रखिएगा दोस्तों। 2E जिसमें प्रेस्क्राइब्ड, विहित वर्ड यूज किया गया है। प्रेस्क्राइब्ड मतलब विहित क्या होता है। फिर 2F है, 2F में विजिलेंस कमिश्नर को परिभाषित किया गया, जिसका डिटेल सेक्शन 3 में दिया गया, सब सेक्शन 1। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, तो इसका जो सेक्शन जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 में आपको मैंने बताया था कि सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7 तक का प्रावधान किया गया है। तो पहले हम देखते हैं इसका सेक्शन 3 क्या कहता है। सेक्शन 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करता है, उसके गठन की बात करता है। तो इसके गठन में क्या है, केंद्रीय मतलब 3 अध्यक्ष को लेकर 3 सदस्यों के द्वारा बनाया जाएगा। और इसका केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो होगा अध्यक्ष होगा, और 2 सतर्कता आयुक्त होंगे, जो कि कॉरपोरेशन ऑफ द कंपनी इस्टेब्लिश एक्ट के अंतर्गत होंगे। और दूसरा मेंबर होंगे वित्त से हो सकते हैं, विधि से हो सकते हैं, सतर्कता के, अन्यथा उसमें विशेषज्ञता मतलब उनको मतलब विशेषज्ञ हों या एक्सपीरियंस होल्डर हों, तो उनको इसका सदस्य बनाया जा सकता है। और फिर इसके बाद इसमें एक एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में इसके टेन्योर की बात की गई है। टेन्योर की बात करते हुए कहा गया है कि डेट ऑफ द ज्वाइनिंग एंड बना हुआ है, मतलब कंटिन्यू, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड कंटिन्यू,
डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड कंटिन्यू, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड कंटिन्यू, ठीक है दोस्तों, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड कंटिन्यू उसके बारे में बात किया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करें, इसका मुख्यालय है दिल्ली में। और दोस्तों इसके आगे बढ़ने से पहले सेक्शन 4 को डिस्कस करने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हूँ कि सीबीसी का जो चेयरमैन है अभी वो सुरेश नितूर पटेल हैं, और सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है दोस्तों, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। सेक्शन 4 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ द सीबीसी एंड बीसीआर, ठीक, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, कमिश्नर और आयुक्त की नियुक्ति और 2 सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बाई प्रेसिडेंट की जाती है, हैंड एंड सील के द्वारा। फिर इसमें रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी, जो कमेटी रिकमेंड करती है उसके आधार पर किया जाता है। इनकी कॉन्सिस्टिंग जो कमेटी होगी, उसका कमेटी का जो चेयरपर्सन होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर ऑफ द हाउस इसके मेंबर होंगे, मिनिस्टर ऑफ द होम ऑफिसर इसके मेंबर होंगे। फिर इसके बाद कहता है कि इसके नेक्स्ट कहता है कि द अंडर ऑफ द पोजीशन इन द हाउस ऑफ पीपुल, मतलब विपक्ष का जो नेता होगा वो होगा इसका मेंबर। इसके बाद यदि वो नहीं है तो मेजर पार्टी जो होगा, सिंगल ग्रुप का लार्जेस्ट पार्टी होगी, कौन? गवर्नमेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट पीपुल में, वो उसका मेंबर होगी। इसके बाद सेक्शन 5 टेन्योर। सेक्शन 5 में है टर्म एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। मतलब इसका टर्म क्या होगा? कंडीशन है तो टर्म में है कि 4 वर्ष होगा, 4 years एंड 65 years, डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट, और जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का होगा। और सीबीसी का जो होगा, सीजिंग टू द होल्ड ऑफ द ऑफिस शैल बी इनएलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट इन द कमीशन। मतलब जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होगा वह रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। फिर कहता सीबीसी जो बीसी होगा, मतलब सतर्कता आयुक्त होगा, वो एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट के लिए होगा। ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, इसको बहुत बारीकी से याद रखिएगा, क्योंकि इसमें जो बीसी होता है, जो सतर्कता आयुक्त होता है, वो एलिजिबल होता है किसके लिए? रीअपॉइंटमेंट के लिए। और सीबीसीआर और टोटल टाइम जो टेन्योर होता है इनका 4 वर्ष का होता है। अगर मान लीजिए कोई सतर्कता आयुक्त है, उसने 1 वर्ष के लिए नौकरी मतलब ज्वाइन किया और उसके बाद वो क्या होता है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हो जाता है, तो उसकी जो अवधि होगी वो 4 वर्ष ही होगी। 1 वर्ष ये जोड़ी जाएगी किसके? सतर्कता आयुक्त के रूप में, और दूसरी जो 3 वर्ष उधर होगा तो 4 वर्ष। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद होता है कि जो प्रेसिडेंट होगा फॉर्मेशन ओथ एंड ये सब की कराया जाता है। रिजाइन जो हो देगा वो प्रेसिडेंट को ही देगा। फिर में भी रिमूव्ड हिज ऑफिस ऑन द CBCVR अंडर सेक्शन 6। जो रिमूवल होगा उसका मतलब रिमूव होगा से अपनी जॉब से, वो सेक्शन 6 में बताया गया है, जिसको आगे मैं चर्चा करूँगा। अब सैलरी की बात करें, यूपीएससी चेयरपर्सन की जस्ट लाइक सीबीसी की होती है, और यूपीएससी जो मेंबर होते हैं जस्ट लाइक उसी के अनुसार बीसीआर की होती है। अब नॉट हेल्ड एनी बेनिफिशरी पोस्ट ऑफ ऑर्डर टू एक्ट, मतलब कि यदि उस पद पे है, सीबीसी के पद में या बीसीआर के पद पे है, तो वो कभी भी कोई बेनिफिशरी पोस्ट धारण नहीं करेगा। फिर सेक्शन 6 में जो रिमूवल की बात करता है, तो रिमूवल कैसे किया जाएगा? मिसबिहेवियर दोस्तों, मिसबिहेवियर
इनकैपेसिटी, मिसबिहेवियर के इनकैपेसिटी आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंड रेफरेंस मेड इट प्रेसिडेंट हैज ऑन इंक्वायरी रिपोर्टेड दैट द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और एनी विजिलेंस कमिश्नर एज द केस में बी आउट ऑन सच ग्राउंड बी रिमूव्ड। मतलब सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस पे जो रिपोर्ट देगा उसके आधार पे उसको रिमूव किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है अंडर इंक्वायरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट होगी उसी के आधार पे उसे रिमूव किया जाएगा पोस्ट से। किसके द्वारा किया जाएगा? प्रेसिडेंट के द्वारा। अब इसके अंतर्गत कुछ ग्राउंड बताए गए हैं दोस्तों। तो ग्राउंड पहला नंबर है कि जो ग्राउंड है इंसॉल्वेंट का है, इंसॉल्वेंट। दूसरा ग्राउंड जो होता है इन्वॉल्व द मोरल टर्पिट्यूड। फिर थर्ड ग्राउंड है ड्यूरिंग, मतलब ड्यूरिंग इंगेज हिज टर्म ऑफ ऑफिस पेड एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों यहाँ पे कहता है कि पेड एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे कहता है कि पेड एम्प्लॉयमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? पेड एम्प्लॉयमेंट है। फिर कहता है कि नेक्स्ट कहता है रीजन इन्फर्मिटी ऑफ द माइंड और बॉडी। इन्फर्मिटी मतलब असमर्थता होता है कि असमर्थता के कारण इन्फर्मिटी माइंड से हो सकता है और बॉडी से हो सकता है। कैसे हो सकता है? माइंड और बॉडी से। ठीक। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि हैज एक्वायर्ड सच फाइनेंशियली और अदर इंटरेस्ट ऑफ likely to affect prejudicially his function as a CBC or BCR। ठीक, यहाँ होगा BCR और यहाँ होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा दोस्तों CB। ठीक, CB होगा और BC होगा। ठीक। नेक्स्ट इसका बताता है जो 6 पॉइंट है, इफ़ एनी कंसर्न आर इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और गवर्नमेंट मेड बाई बिहाफ ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बेनिफिट्स आर एम्प्लॉयमेंट अराइजिंग देयर फ्रॉम बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर। 6 ग्राउंड जो है मिसबिहेवियर का है। मिसबिहेवियर गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर पाया जाता है, गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर। ठीक दोस्तों, इसके बाद सेक्शन हम 7 पे आते हैं। सेक्शन 7 इसका है, क्या कहता है कि पावर टू मेक रूल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर स्टाफ। जो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है, किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है स्टाफ नियुक्त करने के लिए जो CBC में होंगे। इसके बाद हम सेक्शन 8 आते हैं। 8 जो है चैप्टर 3 में दिया गया है। चैप्टर 3 का नाम आप जान लेते हैं, फंक्शन एंड पावर ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। जो चैप्टर 3 है उसका नेम है फंक्शन एंड पावर ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। मान लीजिए कभी पूछ देता है आपको चैप्टर 3 में क्या है, तो आप याद रखिएगा फंक्शन एंड पावर ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। फिर नेक्स्ट इसका सेक्शन 8 है जो फंक्शन एंड पावर ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की बात करता है। इसमें 8A है, एक्शन ऑफ द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन रिलेशन टू पब्लिक सर्वेंट। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसमें ये बताया गया है कि जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी वो डायरेक्टर के द्वारा की जाती है। एक डायरेक्टोरेट नियुक्त किया जाता है, एक डायरेक्टोरेट की मतलब यहाँ पोस्ट बनाया गया है, डॉक्टरेट की स्थापना की गई है, डॉक्टरेट की निर्देशक की, और उसके द्वारा एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाती है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी उसकी जो रिपोर्ट होगी वो कितने दिन में पूरी की जाएगी, मतलब रिपोर्ट देगा या इंक्वायरी जो कंप्लीट करना है वो 90 दिन की है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है।
90 दिन जरूर याद रखिएगा। इसके बाद 8B में है एक्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। दोनों में अंतर, थोड़ा सा अंतर है दोस्तों, कभी कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि इंक्वायरी में 90 दिन है और इन्वेस्टिगेशन जो है 6 मंथ। इन्वेस्टिगेशन जो है 6 मंथ होगा, हमेशा याद रखिएगा। फिर सेक्शन 9 आ जाइए। सेक्शन 9 हम करते हैं प्रोसीडिंग ऑफ द कमीशन हेड क्वार्टर होगा। जो प्रोसीडिंग होगी उसकी हेड क्वार्टर में होगी, ये ध्यान रखिएगा। फिर जो डिसीजन होगा वहाँ का, वो अनएनिमस नहीं नहीं होगा। फिर बी ट्रांजेक्टेड अनइमिसली। फिर इफ़ CBC एंड BC, दोस्तों यहाँ पे BC कर लीजिएगा, ये गलती हो गया है। BCR डिफर इन ओपिनियन, जहाँ पे मतलब CBC और BCR में कोई डिफर होता है किसको लेकर, कंसेंट के किसी मैटर को लेकर के, तो वहाँ पे मेजॉरिटी का डिसीजन मान्य होगा। फिर कहता है कि इसके बाद नेक्स्ट कहता है कि इफ़ अब्सेंट ऑफ द CBC देन CBR सीनियर मोस्ट, मतलब यदि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कहीं अब्सेंट हो जाता है तो वहाँ पे ऑब्सेंट ध्यान दीजिएगा, ऑब्सेंटिंग की बात करता है कि यदि ऑब्सेंट है कौन ऑब्सेंट है, CBC ऑब्सेंट हो गया, कौन, CBC। देन वहाँ पे क्या होगा, जो BC होगा, जो BC यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये BC है, BC मतलब सतर्कता आयुक्त, सीनियर मोस्ट, जो सीनियर मोस्ट होगा वो उसकी अध्यक्षता करेगा और मीटिंग की प्रेसिडेंट होगा, मतलब उसकी अध्यक्षता करेगा। नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द कमिश्नर शैल बी इनवैलिड मियरली बाय रीजन ऑफ द एनी वैकेंसी इन और एनी डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एनी डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन एक्टिंग एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और as a vigilance commissioner or any irregularity in the procedure of the commission not affecting the must or of the cases। दोस्तों यहाँ पे इस सेक्शन के कहने का तात्पर्य ये है कि यदि कोई वैकेंसी है, ठीक, यदि वैकेंसी है और वैकेंसी के दौरान यदि किसी की नियुक्ति की जाती है, मान लीजिए 3 लोगों का है, वहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और 2 सतर्कता आयुक्त, और उसमें से कोई एक नहीं है, अगर कोई डिफर होता है, कोई नियुक्ति कर दी जाती है, तो वो इनवैलिड इरेगुलर नहीं कही जाएगी, या कोई डिसीजन लिया जाता है उनके द्वारा तो वहाँ पे इरेगुलर नहीं कही जाएगी। इसके बाद सेक्शन हम चैप्टर 3 हो गया। इसके बाद चैप्टर 4 पे आते हैं। जो चैप्टर 4 है इसका, चैप्टर 4 से पहले 2 सेक्शन छूट गया था, सॉरी फ्रेंड्स। सेक्शन 10 जो है, विजिलेंस कमिश्नर टू एक्ट एज ए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेज। सतर्कता आयुक्त निम्न परिस्थितियों में मुख्य जो है, मतलब चीफ जो सतर्कता आयुक्त है के रूप में कार्य करेगा। पहला बता दिए, फर्स्ट है कि मान लीजिए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नहीं है तो वहाँ पे उसका पोस्ट कौन धारण करेगा या कब धारण करेगा, कौन, विजिलेंस कमिश्नर। तो विजिलेंस कमिश्नर कब होगा, जबकि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की मृत्यु हो गई है या त्यागपत्र दे दिया है या कोई अन्य रीजन है। फिर कहता है कि दूसरा ग्राउंड बताता है कि यहाँ के अवकाश के कारण अनुपस्थित है, मतलब ऑब्सेंटी किसके कारण से है, वो लीव पे है, तो वहाँ पे विजिलेंस कमिश्नर इसका पोस्ट धारण करेगा। फिर कहता है कि सेक्शन 11 जो है, सेक्शन 11 दोस्तों, सेक्शन 11 में बताया गया है कि जो भी मतलब विजिलेंस कमिश्नर मतलब कमीशन कार्य करेगा, जो भी कार्रवाई करेगा वो CPC के
अंतर्गत करेगा। जांच, जैसे जांच हो गया, इंक्वायरी हो गया, समन हो गया, शपथ पर परीक्षा हो गया, दस्तावेज मंगाना, प्रकटीकरण करना, जो भी मतलब साक्षियों को दस्तावेज पर परीक्षा करना, कोई अन्य मामला जो भी होगा वो क्या करेगा, सीपीसी के अंतर्गत ही करेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। सेक्शन 11 की बात, सेक्शन 11A की बात है, प्रारंभिक जांच करने के लिए जांच निर्देशक। जैसा कि मैंने अभी आगे बताया था कि इंक्वायरी जो करता है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी डायरेक्टर के द्वारा की जाती है। तो जांच जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी वो कौन करेगा, डायरेक्टर करेगा। डायरेक्टर कौन सा, डॉक्टरेट मतलब जो बनाया गया है, एक उप निदेशक निदेशालय बनाया गया है, उसके अंतर्गत उसका निदेशक होता है। तो प्रिलिमिनरी का इंक्वायरी हमने आपको बताया था कि कितने दिन में हो जानी चाहिए, 90 दिन का। अगर इन्वेस्टिगेशन है तो कितना होगा, 6 माह के अंदर। फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है 12। सेक्शन 12 में है आयोग के समक्ष कार्रवाई, न्यायिक कार्रवाई। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट यू आर रिमेंबर दिस क्वेश्चन। सेक्शन 12 में बताया गया है कि इसका नेचर क्या है, क्या होगा, जुडिशियल। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो सीबीसी है उसका नेचर क्या है, तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग, जुडिशियल नेचर है। ठीक, इसके बाद चैप्टर 4 आते हैं। चैप्टर 4 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसमें एक्सपेंसेस की बात करता है, एनुअल रिपोर्ट की बात करता है। इसमें सेक्शन 13 है। सेक्शन 13 में एक्सपेंशन एंड वही है, कमीशन ऑफ द चार्ज जो होगा, एंड कंसोलिडेटेड फंड की दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे। कंसोलिडेटेड फंड जो है, एनुअल रिपोर्ट जो है, एक्सपेंसेस एंड कमीशन ऑफ द चार्ज ऑफ द कंसोलिडेटेड जो वर्ड आया है दोस्तों, इसको मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कंसोलिडेटेड फंड जो है, कंसोलिडेटेड फंड एक फंड होता है, कंसोलिडेटेड फंड। इसकी इस जो डिस्कस किया गया है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन 1950 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भारतीय संविधान है दोस्तों, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 266 में कंसोलिडेटेड फंड की बात की गई है, और 267 में किसकी बात की गई है, कंटीजेंसी फंड की बात की गई है। दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन से आपका क्वेश्चन है तो इससे रिलेशन है, तो ये जरूर पूछ सकता है, क्योंकि वो भी सिलेबस में है और ये भी सिलेबस में है। तो इसको ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर के दिमाग में आ सकता है कंसोलिडेटेड फंड यूज किया गया है, तो कंसोलिडेटेड फंड की डिफिनेशन कहाँ के दी गई है या कहाँ चर्चा की गई संविधान में, वो जरूर ही पूछेगा। ये तो एकदम 100% क्वेश्चन आने ही वाला लग रहा है दोस्तों, तो ज़रूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद एनुअल रिपोर्ट की बात की गई है 14 में जानते ही हैं, अगर 12 हो जाता है, 12 मंथ होता है, 12 मंथ के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करना है, तो सेक्शन 12 के बाद ही 14 आता है। तो ये याद रखिएगा कि 14 में क्या है, एनुअल रिपोर्ट है। तो 14 में एनुअल रिपोर्ट है, तो एनुअल रिपोर्ट कहाँ होगा, राष्ट्रपति के समक्ष कौन करेगा, डायरेक्टर जो है, कमीशन है, वो प्रस्तुत करेगा। तो प्रेसिडेंट को ये दिया गया है कि वो क्या करेगा कि इस रिपोर्ट को जो है प्रेसिडेंट के समक्ष प्रस्तुत जब कर दी गई, तो प्रेसिडेंट उसे क्या करेगा, संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगा। कितने दिनों में करेगा, वो 6 मंथ के रूप में करेगा। राष्ट्रपति उसे संसद के समक्ष 6 माह, कितने दिनों के अंदर होगा, 6 मंथ, ये 6 मंथ है। ठीक दोस्तों, 6 मंथ प्रेसिडेंट करेगा, 6 मंथ। तो ये चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। इसमें ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमेशा मतलब कैंडिडेट से ही गलती करते हैं कि जब वो कहता है कि किसके समक्ष प्रस्तुत की जाएगा, राष्ट्रपति करेगा कि कमीशन करेगा, तो लोग कमीशन मार देते हैं, जबकि राष्ट्रपति करता है, संसद के समक्ष करता है, जबकि जो कमीशन है वो राष्ट्रपति को देता है रिपोर्ट, और राष्ट्रपति संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, सेक्शन चैप्टर 5 बहुत ही
छोटा सा से मतलब चैप्टर है, है तो बहुत बड़ा, मगर इसमें कुछ है नहीं, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है, तो इसलिए मैं आपको मिसक्लेनियस के रूप में जाना जाता है। तो इसमें अब मैं बता देता हूँ कि जो सेक्शन का बस मार्जिनल बता दे रहा हूँ, कुछ उसमें मोटी मोटी चीज़ें हैं उसको भी मैं बता देता हूँ। तो सेक्शन 15 है, सेक्शन 15 प्रोटेक्शन ऑफ द एन एक्शन टेकन इन गुड फेथ नो सूट। जान गए, ये मेन पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नो सूट, प्रोटेक्शन ऑफ गुड फेथ जहाँ आएगा वहाँ पे नो सूट, मतलब कि कमीशन के द्वारा या डायरेक्टर के द्वारा यदि इंक्वायरी कराई गई है, प्रिलिमिनरी करवाई, इन्वेस्टिगेशन किया गया या उसके ऊपर कोई आरोप लगाया गया, यदि वो गुड फेथ में किया गया तो कोई सूट उस पर फाइल नहीं किया जाएगा। अब आता है सेक्शन 16। सेक्शन 16 में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड स्टाफ टू बी पब्लिक सर्वेंट। अब यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट आ गया। पब्लिक सर्वेंट जब आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1946 पढ़ेंगे, 80 पढ़ेंगे, 88 पढ़ेंगे, तो वहाँ पे पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया है। तो ये बात ध्यान रखिए कि ये इसको यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट बनाया गया है। तो अगर इसके द्वारा कहीं कोई गलती की जाती है, किसके द्वारा, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर के द्वारा, तो इनके विरुद्ध कार्रवाई कहाँ कराई जाएगी, प्रिवेंशन करप्शन एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई वहाँ पे होगी। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट होता है सेक्शन 17 रिपोर्ट ऑफ एनी इंक्वायरी मेक ऑन रेफरेंस बाय कमीशन टू बी फॉरवर्डेड टू द कमीशन। किसको की जाएगा रिपोर्ट, अभिकरण आयोग को रिपोर्ट देगा, अभिकरण को देगा, किसको रिपोर्ट देगा, अभिकरण को। एक अभिकरण इसमें बनाया जाएगा नेशनल, ठीक, सेंट्रल ट्रिब्यूनल बनाया गया है, सेंट्रल विजिलेंस ट्रिब्यूनल। तो जो भी इंक्वायरी की जाएगी रेफरेंस बाय द कमीशन टू बी फॉरवर्डेड बाय द दैट कमिश्नर, अभिकरण को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी और वो जो करना है करेगा। इसके बाद सेक्शन 18 आता है। सेक्शन 18 में है पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, सूचना मांगने की शक्ति के बारे में बताया गया है, कोई भी सूचना मांग सकता है। इसके बाद सेक्शन 19 की बात है, कतिपय मामलों में आयोग से विचार विमर्श, अनुशासनिक मामलों या सत्ता को शासित करने वाली किसी नियम विनिर्मित करने में आयोग से परामर्श करेगा। कौन, यदि किसी मतलब अनुशासनिक मामलों में सत्ता की शासित करने वाले जैसे कोई मामले हैं, नियम विनियम बनाना है, तो उसके संबंध में जैसे केंद्रीय सरकार है तो उससे क्या करेगी, सलाह मशवरा करेगी, आयोग से विचार विमर्श करने के बाद ही पार्लियामेंट कोई कानून बनाएगी। उसके बाद आता है सेक्शन 20 में है केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति है। इसके बाद सेक्शन 21 है। 21 में नियम निर्मित करने की शक्ति आयोग को केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जारी की जाए। अब यहाँ पे क्या है, देखिए दोस्तों 21 में और 20 में ये डिफरेंस है कि जो 20 है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाने की शक्ति देता है, नियम बनाने की, और जो 21 है वो विनियम बनाने की, रेगुलेशन बना सकता है, ठीक, रूल्स बना सकता है, रूल्स में रेगुलेशन आता है, अधिसूचना जारी करके कोई भी राजपत्र में वो रूल बना, विनियम रेगुलेशन बना सकता है, ठीक। और पहले उसको राजपत्र में क्या करता है, नोटिफिकेशन करना होगा, उसके बाद रूल क्या बनाएगा, रेगुलेशन। इसके बाद होता है 22 आ जाता है। 22 में जो है जो भी नोटिफिकेशन किए जाएंगे या रेगुलेशन किए जाएंगे वो संसद के समक्ष 30 दिन के अंदर रखे जाएंगे। फिर कहता है 23 सेक्शन 23 कहता है डिफ़िकल्टी, मतलब प्रिवेंशन ऑफ द डिफ़िकल्टी, ठीक, उसका निवारण करेगा कौन, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसको टाइम दिया गया है कि जो भी इस अधिनियम के बनाए जाने के बाद से जो भी कठिनाई होगी उसको 2 वर्ष के अंतर्गत समाप्त कर देगा। फिर 24 कहता है, सेक्शन 24 कहता है विद्यमान सत्ता आयोग से संबंधित जो प्रावधान है उसके संबंध में किए गए हैं कार्य किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम इसको समाप्त कर रहे हैं 25 में जहाँ पे हमने वहाँ पे डायरेक्टोरेट की बात किया था कि जो ऑफिसर होगा डायरेक्टोरेट होगा उसकी एक स्थापना अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो अपॉइंटमेंट किए जाने के संबंध में यहाँ पे कुछ प्रावधान बताए गए। उसमें प्रावधान ये है कि
कि डॉक्टरेट की जो मतलब नियुक्ति की जाएगी वो किसके द्वारा की जाएगी, इन्फोर्समेंट कैसे होगा, क्या होगा, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा। तो इसमें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तो उसका अध्यक्ष होगा, सतर्कता आयुक्त सदस्यगण होंगे, केंद्रीय सरकार का गृह जो मंत्रालय है, मिनिस्टर ऑफ हेयर, वो होगा, भारत साधक सचिव होगा, सदस्य होगा उसका मंत्रालय का, भारत सरकार का सचिव होगा। केंद्रीय सरकार में कार्मिक मंत्रालय का भारत साधक जो होगा सचिव वो सदस्य होगा। केंद्रीय सरकार में वित्त मंत्रालय का जो होगा वो सदस्य होगा। प्रवर्तन निदेशक जो होगा, इन्फोर्समेंट जो डायरेक्टर होगा, उस तारीख से जिसको वो पद धारण करता है 2 वर्ष लगातार जो डॉक्टरेट होगा, जो निदेशक होगा, जो इन्फोर्समेंट और डॉक्टरेट होगा ऑफिसर, वो क्या होगा 2 वर्ष अपने पद ग्रहण की तिथि से 2 वर्ष तक उस पर कार्य करेगा। इसके बाद जो है सेक्शन 26 है 1946 के अधिनियम द्वारा 25 संशोधन किया गया, इस छोड़ दीजिए, भूल जाइए। और सेक्शन 27 है वो रिपील कर दिया गया। तो दोस्तों अब मिला करके देखा जाए तो अब समय आधे घंटे का बीत चुका है। तो हम आपका केवल और केवल 10 मिनट और लेना चाहेंगे। आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देंगे जिसमें कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप पेशेंस रखिए 10 मिनट के लिए और हम आपको एक क्वेश्चन बता देते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो कमीशन एक्ट है कब हुआ, मतलब अमेंडमेंट कब हुआ? 2010 एक्ट है जो 2014 में अमेंडमेंट किया गया। ठीक, 2014 में अमेंडमेंट किया गया, 2014 में अमेंडमेंट किया गया, 2014 में 2014 में अमेंडेड किया गया 14 में। इसके बाद है नेक्स्ट होता है कि CBC एक्ट 2003 टू बी प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द CBC इंक्वायरी टू द ऑफेंस कमिटेड अंडर प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट। मतलब जो उसकी इंक्वायरी होगा इंटू जो ऑफेंस कमिट किए गए हैं तो किस ऑफेंस की इंक्वायरी करेगा। तो कहता है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत जो भी ऑफेंस किए गए हैं, प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट के अंतर्गत जो भी ऑफेंस किए गए हैं वो उसकी इंक्वायरी किसके अंतर्गत, जो मतलब इंक्वायरी CBC किस चीज़ का करेगा। भाई उसको तो कोई ऑफेंस पता चलना चाहिए ना, तो वो कौन से ऑफेंस का, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत। फिर कहता है कि गवर्नमेंट जो कंपनी है अंडर सेक्शन 2D में जो बताया गया, अभी आपको मैंने पीछे बताया है, मीनिंग एज प्रोवाइडेड इन कंपनी एक्ट, कहाँ पे उसकी डिफिनेशन दी गई है गवर्नमेंट कंपनी की 1956 में, अभी नाउ डेज 2013 का एक्ट है उसके अंतर्गत। फिर अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 3 हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द CBC, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होगा। चेयरपर्सन कौन होगा? चेयरपर्सन ऑफ द CBC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होगा। फिर कहता है कि हु वाज द ग्रीवियंसेज एंड पेंशन रिजोल्यूशन वाज क्रिएटेड। फोर्थ, आपको अभी मैंने बताया था कि कब हुआ था ग्रीवेंसेज जो प्रिवेंशन ऑफ द रिजोल्यूशन PG एक्ट हो, उसका कब लागू किया गया था? 4 अप्रैल। ठीक, कहाँ गया, सॉरी, हाँ 4 अप्रैल, हाँ 4 अप्रैल 1990। ठीक, PG पोर्टल के नाम से भी इसे जाना जाता है दोस्तों। द अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 9, मतलब क्वेश्चन नंबर 9। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन शैल हैव ऑफिस फॉर, आपको इसको भी मैंने बता दिया है। तो संक्षेप में मैं दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ये है फोर्थ ये है 465, इसको ध्यान रखिएगा 4/65 ये। अब द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर शैल गिव हिज रेसिग्नेशन टू, किसको रेसिग्नेशन देगा? रेसिग्नेशन ये है
ये दोस्तों सॉरी, रेसिग्नेशन किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। फिर कहता है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन शैल बी ऑफिस फॉर, इतना हो गया, सेंट्रल कमीशन रिमूवल होगा, रिमूवल के बारे में बताया गया। रिमूवल किस में, सेक्शन 6 में है, आपको मैंने बता दिया। फिर इसके बाद ग्राउंड होगा मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, ग्राउंड ऑफ द रिजाइन, हाँ, विजिलेंस कमिश्नर रिमूव कैसे किया जाएगा, मिसबिहेवियर हो गया, इनकैपेसिटी हो गया। इसके बाद सेक्शन व्हाट इज द करेक्ट ग्राउंड ऑफ द रिमूवल विजिलेंस कमिश्नर बाय प्रेसिडेंट अंडर सेक्शन। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि इनजज्ड होता है, इनजज्ड, इंसॉल्वेंट भी बताया गया था, इंसॉल्वेंट भी बताए थे आपको, कन्विंस्ड ऑफ द इंसॉल्वेंसी, इन्वॉल्विंग द इमोरल होता है, अगर वो कोई टर्पिट्यूटेड होता है कोई मामले में, वहाँ पे किया जा सकता है। इसके बाद सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इज अपॉइंटेड अंडर किस सेक्शन में, अपॉइंट सेक्शन 4 में किया जाता है अपॉइंट। फिर विच सेक्शन प्रोवाइड फंक्शन एंड पावर, ये भी आपको सेक्शन 8 में बताया गया था, पावर एंड फंक्शन। इसके बाद विच वन ऑफ द फंक्शन इज नॉट द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कमिश्नर, ये आंसर है इसका। इसके सेंट्रल पावर फंक्शन, और इसका विच वन ऑफ द विच section provide this, which function is not function of the central vigilance commissioner. The commissioner shall have the power fix manner which of the function shall take place under the Delhi Special Police Act 1946। ठीक, इसके बाद है आपका जो डायरेक्टर होता है, जो डायरेक्टर है दोस्तों, जो डायरेक्टर डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी अपॉइंटमेंट सेक्शन 11A शैल बी पर्सन नो बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप बहुत याद रखिएगा। जहाँ तक मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। जो होगा जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे का रैंक का नहीं होगा, जो भी हो इंक्वायरी अपॉइंट किया जाएगा, डायरेक्टर जो भी इंक्वायरी के लिए अपॉइंटमेंट किया जाएगा वो सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी के नीचे तक का नहीं होगा। ठीक, इसके बाद व्हाट आर द एक्शन दैट बी टेकन आफ्टर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन रिलेशन टू द पब्लिक सर्वेंट। तो आप इसको देख लीजिएगा, कॉज ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, डिसिप्लिनरी एंड कॉज ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड पुलिस प्रोसीडिंग। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अंडर सेक्शन 8A, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 8A में होता है, एक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड 9 मंथ। इसको भी मैंने आपको बता दिया 90 डेज, सॉरी मैंने 90 मंथ बोल दिया था, सॉरी 90 डेज। फिर एक्शन इवन इन्वेस्टिगेट अंडर सेक्शन 8B ऑफ द मस्ट बी कंप्लीटेड 6 मंथ, ये भी मैंने आपको बताया था। इसके बाद सेक्शन 15 इज इम्पायर्ड फ्रॉम इंस्पायर्ड लिखा है, विच प्रोविजन सेक्शन 197 ऑफ द CRPC। ठीक,
इसके बाद पब्लिक सर्वेंट एज ए रिलेटिंग टू द विजिलेंस कमिश्नर इज डिफाइंड आईपीसी के अंदर, आईपीसी का सेक्शन 21 आपको याद रखना होगा, दोनों सेक्शन याद रखिएगा। लोक सेवक संबंधित है इंक्वायरी, और सीआरपीसी का 197 और आईपीसी का 21, दोनों लोक सेवक के संदर्भ में है। और उसके बाद आपको अकॉर्डिंग टू सेक्शन 72 सब क्लास 2 द कमीशन शैल एडवाइस, एडवाइस किसको देगा, एडवाइस किसको देगा, एडवाइस की बात करता है, शैल एडवाइस, कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। फिर कहता है कि द कमीशन इज वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट एनी कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश बाय अंडर एनी सेंट्रल एक्ट गवर्नमेंट कंपनी एज ए केस में बी डज नॉट आर्ग्यू with the advice of the commission it shall for reason to be recorded in writing। कौन देगा, कम्युनिकेट करेगा, किस में करेगा, कम्युनिकेशन जो भी होगा वो राइटिंग में होगा। ऐसे नहीं हो जाएगा कि चलो किसी तरह से दे दो, ऐसा नहीं चलेगा, राइटिंग में दो, कम्युनिकेशन जो होगा राइटिंग में होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है द कमीशन इज प्रोवाइड फॉर टू कॉल फॉर रिपोर्ट अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट। 18 में रिपोर्ट की बात की गई है, आपको ये भी बताया गया है रिपोर्ट कहाँ देगा, प्रोवाइड बाय कमीशन। द ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द सेक्रेटरी अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 4 में भी प्रोवाइडेड बाय द कमीशन, ये भी बता दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट है एवरी नोटिफिकेशन इच द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट रखा जाएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में रखा जाएगा। और फिर इसके बाद द डायरेक्टर इन्फोर्समेंट शैल कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस फॉर पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर, से ज़्यादा वो नहीं मतलब पोस्ट धारण करेगा, 2 ईयर्स तक ही पोस्ट को धारण करेगा। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मतलब इतने पेशेंस के साथ मेरी क्लास को सुना, और मुझे उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित होंगे और इसे रिवीजन कर लेंगे। चलते चलते मैं आप सभी लोगों को इस जो सीबीआई एपीपी और पीपी एनआईए एपीपी और दिल्ली एपीपी का जो एग्ज़ाम है उसमें आप सफल हों, मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। एक बार पुनः आपको लॉ एक्सपर्ट पॉइंट चैनल की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं, तथा आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसे लाभान्वित होकर के मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए इसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जो भी मुझसे गलती हुई हो उसके लिए आप ज़रूर कमेंट करें, जिससे मैं उसमें सुधार कर सकूं, तथा आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें चैनल, तथा अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।